बोस हाउस की दीवारों ने उस रात एक ऐसी सिसकी सुनी जो सिर्फ किसी एक लड़की की नहीं थी, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे उस दर्द की थी जिसे हर बार त्याग और महानता के नाम पर दबा दिया गया था। जनक अपने कमरे में अकेली खड़ी थी। कमरा वही था, लेकिन आज हवा भारी थी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह अपनी पुरानी चीजों को समेट रही थी। हर सामान के साथ कोई न कोई याद जुड़ी थी, और हर याद के साथ ऋषि का चेहरा। वही ऋषि जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा था और जो आज उसकी सौतेली बहन अदिति का पति बन चुका था। जनक जानती थी कि वह सही कर रही है, या कम से कम उसने खुद को यही समझाया था। जैसे उसकी मां ने किया था, जैसे नूतन ने किया था। समाज, रिश्ते और इज्जत, इन तीन शब्दों के आगे प्यार हमेशा हार जाता है। जनक ने भी वही रास्ता चुना था। उसने ऋषि को छोड़ा ताकि अदिति की दुनिया बिखर न जाए। लेकिन आज उस फैसले का बोझ उसके सीने को तोड़ रहा था। कमरे के एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक उसने धीरे से खोला। उस संदूक से उठती हल्की सी महक उसे बरसों पीछे ले गई, जब उसकी मां जिंदा थी। कपड़ों के नीचे दबा हुआ एक लाल जिल्द वाला पुराना सामान उसकी उंगलियों से टकराया। जनक ने उसे बाहर निकाला। यह एक डायरी थी, उसकी मां की आखिरी डायरी। जनक की सांस अटक गई। यह वही डायरी थी जिसके बारे में मां ने कभी कुछ नहीं बताया था। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसकी आंखें भर आईं। पहले ही पन्ने पर एक नाम था, अनिरुद्ध। वही नाम जिसने उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया था। वही इंसान जो आज उसके पिता के नाम से जाना जाता था, लेकिन जिसकी सच्चाई कुछ और थी। डायरी में नूतन ने अपने दिल का हर वो दर्द लिख दिया था जिसे वह कभी किसी से कह नहीं पाई। उसने लिखा था कि कैसे समाज और हालात ने उसे अनिरुद्ध से अलग कर दिया, कैसे प्यार होते हुए भी उसे पीछे हटना पड़ा, कैसे अर्शी की इज्जत और घर बचाने के लिए उसने खुद को मिटा दिया। जनक पढ़ती चली गई और हर पंक्ति उसके दिल को चीरती चली गई। नूतन ने लिखा था कि मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि तुम लोग सम्मान से जी सको, लेकिन डर है कि कहीं मेरी बेटी भी उसी रास्ते पर न चल पड़े जिस रास्ते पर मैं चली थी। जनक के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसकी मां ने उसकी पूरी जिंदगी पहले ही देख ली थी। वह पन्ने पलटती गई। प्यार की परिभाषा लिखी थी, प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ना भी प्यार होता है। लेकिन उसी के नीचे एक चेतावनी थी, महानता की राह पर चलने वाली औरतें अक्सर अंदर से मर जाती हैं। यह लाइन जनक के दिल में तीर की तरह लगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने डायरी को सीने से लगा लिया, जैसे मां की गोद मिल गई हो। उसी वक्त घर के दूसरे हिस्से में ऋषि बेचैन था। आदिति की बातों, सवालों और उम्मीदों से उसका दम घुट रहा था। वह बाहर टहलने निकला। एक पुलिस एसपी होने के नाते वह हमेशा सतर्क रहता था, लेकिन आज उसका दिल भारी था। चलते चलते उसके कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। उसके कदम अपने आप जनक के कमरे की ओर मुड़ गए। दरवाजा अधखुला था। ऋषि ने अंदर झांक कर देखा। जनक जमीन पर बैठी थी, हाथ में वही लाल डायरी पकड़े। उसकी आंखों में दर्द था, ऐसा दर्द जो सिर्फ जनक के हिस्से नहीं था। ऋषि ने एक कदम अंदर रखा। जनक चौंक गई। उसने जल्दी से डायरी छिपाने की कोशिश की। नहीं ऋषि, इसे मत पढ़ो। यह मेरी मां की अमानत है। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन ऋषि के मन में वर्षों से दबे सवाल जाग चुके थे। उसने डायरी जनक के हाथ से ले ली। जैसे ही उसने पन्ने पढ़ने शुरू किए, उसके चेहरे का रंग बदलता चला गया। अनिरुद्ध और नूतन की कहानी उसके सामने खुलती चली गई। मजबूरियां, डर, समाज, सब कुछ वही था जो आज उसकी और जनक की जिंदगी में था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी बात ने उसे झकझोर कर रख दिया। नूतन ने लिखा था कि अगर कभी उसकी बेटी को प्यार और कर्तव्य के बीच चुनना पड़े तो वह चाहेगी कि उसकी बेटी प्यार को चुने, क्योंकि महान बनने के चक्कर में दो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ऋषि के हाथ कांप गए। उसे लगा जैसे नूतन उससे सीधे बात कर रही हो।
उस पल ऋषि को अपनी गलती साफ नजर आने लगी। जनक ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसने भी वही किया था जो उसकी मां ने किया था। अदिति की खुशी के लिए उसने खुद को मिटा दिया था। ऋषि की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक सख्त पुलिस अफसर जो कभी अपराधियों के सामने नहीं झुकता, आज टूट चुका था। उसने झनक की ओर देखा। झनक सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे हर इल्जाम उसने खुद पर ले लिया हो। ऋषि के मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या वह भी अनिरुद्ध की तरह जिंदगी भर पछताएगा? क्या वह एक झूठे रिश्ते में बंधा रहेगा, जबकि उसका सच उसके सामने खड़ा है? उसी वक्त दरवाजे पर एक परछाई गिरी। अर्शी। उसकी आंखों में डर था। उसने सब कुछ नहीं सुना था, लेकिन ऋषि के चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर वह समझ गई थी कि अतीत लौट आया है। वह अतीत जिसे उसने बरसों से दबाकर रखा था। ऋषि ने झनक का हाथ थामा। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि टूटन थी। क्या तुम भी वही चाहती हो जो तुम्हारी मां ने सहा? क्या तुम चाहती हो कि मैं भी अनिरुद्ध की तरह घुट घुट कर जीऊं? झनक खामोश रही, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। बोस हाउस की नींव हिल चुकी थी। एक डायरी ने वह सच बाहर ला दिया था जिसे सालों तक दफन किया गया था। यह सिर्फ शुरुआत थी। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार शायद कोई उसे बदलने का साहस करने वाला था। ऋषि के भीतर उठा तूफान अब शांत होने वाला नहीं था। जो फैसला उसने झनक के कमरे में लिया था, वह अब पत्थर की लकीर बन चुका था। उसे साफ दिख रहा था कि अदिति के साथ उसका रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का बोझ है, जिसमें न तो सुकून है और न ही आत्मा की सच्चाई। झनक की आंखों में जो दर्द, जो प्यार और जो त्याग उसने देखा था, उसके बाद किसी भी तरह का समझौता उसे अपराध जैसा लगने लगा था। वह जान गया था कि अगर आज भी वह चुप रहा, तो वह भी अनिरुद्ध की तरह पूरी जिंदगी पछतावे में जीने को मजबूर हो जाएगा। अर्शी ने जब झनक के कमरे में दखल दिया और ऋषि पर चीखना शुरू किया, तो माहौल एकदम से बदल गया। उसके शब्दों में वही पुरानी अकड़ और सत्ता का नशा था, लेकिन इस बार सामने खड़ा आदमी डरने वाला नहीं था। ऋषि ने बिना एक पल गवाए लाल जिल्द वाली डायरी अर्शी के सामने लहराई। उसके शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे। उसने अर्शी को याद दिलाया कि कैसे सालों पहले उसने और अनिरुद्ध ने मिलकर नूतन की जिंदगी को जीते जी खत्म कर दिया था, और अब वही खेल झनक और अदिति के जरिए दोहराया जा रहा था। ऋषि का गुस्सा शांत था, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि अर्शी के होंठ थरथरा गए। झनक यह सब देखकर सहम गई। उसे डर था कि इस सच के बाहर आते ही बोस हाउस में जो तबाही मचेगी, उसे संभाल पाना उसके बस में नहीं होगा। लेकिन ऋषि ने ठान लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी वर्दी की कसम खाई थी कि वह अब सिर्फ सच का साथ देगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही घर के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े। यह लड़ाई सिर्फ एक शादी के टूटने की नहीं थी, बल्कि उन सारे अन्यायों का हिसाब थी जो नूतन और झनक के साथ हुए थे। झनक की मां की डायरी ने वह आग लगा दी थी जो अब अर्शी के झूठे अहंकार और अनिरुद्ध की बनावटी इज्जत को जलाने वाली थी। कमरे में फैली खामोशी अब चीख में बदल चुकी थी। अर्शी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस डायरी में उसके किए गए हर पाप का हिसाब लिखा है। मामला अब झनक के कमरे से निकलकर बोस हाउस के बड़े हॉल तक पहुंच चुका था। पूरा परिवार इकट्ठा था। अनिरुद्ध, जो सालों से अपने अतीत से भागता रहा था, ऋषि के हाथ में डायरी देखकर कांप उठा। उसकी आंखों के सामने नूतन का चेहरा घूम गया। वही नूतन जिसे उसने चाहा तो था, लेकिन कभी दुनिया के सामने अपना नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि आज उसकी झूठी इज्जत की इमारत ढहने वाली है। ऋषि हॉल के बीच खड़ा होकर गरजा और बोला कि आज इस घर के हर रिश्ते का फैसला होगा। उसने अनिरुद्ध से सीधा सवाल किया कि कैसे उसने अपनी ही बेटी को पहचानते हुए भी उसे दर दर भटकने दिया। इसी बीच अदिति वहां पहुंच गई। वह अब तक इस पूरी साजिश से अनजान थी। उसकी आंखों में ऋषि के लिए चिंता और झनक के लिए अपनापन था। ऋषि ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि अगर आज उसने सच नहीं कहा, तो झनक की कुर्बानी बेकार चली जाएगी।
सबके सामने ऋषि ने अदिति का हाथ पकड़कर साफ शब्दों में कहा कि वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऋषि इतना बड़ा फैसला ले सकता है। परिवार के कुछ लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन ऋषि ने डायरी के पन्ने खोल दिए। उसने वह सब पढ़कर सुनाया जिसमें नूतन ने अनिरुद्ध की कायरता और अर्शी की साजिशों का जिक्र किया था। उसने बताया कि झनक ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि अर्शी ने उसे मजबूर किया था और अदिति के भविष्य की धमकी दी थी। यह सुनकर अनिरुद्ध की गर्दन शर्म से झुक गई। उसके पास सफाई में कहने को कुछ नहीं था। अर्शी अब भी ऊंची आवाज में सच को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वह ताकत नहीं थी। अदिति का दिल टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि जिस शादी को वह अपना अधिकार समझ रही थी, वह उसकी बहन के बलिदान पर टिकी थी। ऋषि ने अदिति से कहा कि वह उससे नफरत नहीं करता, लेकिन वह झूठ पर टिकी जिंदगी नहीं जी सकता। उसने अपनी शादी की अंगूठी निकालकर मेज पर रख दी और खुद को उस रिश्ते से आजाद कर लिया। बोस हाउस में कोहराम मच गया। अर्शी झनक पर झपट पड़ी, लेकिन इस बार ऋषि ढाल बनकर झनक के सामने खड़ा हो गया। उसने साफ कह दिया कि अब कोई झनक को हाथ भी नहीं लगाएगा। झनक अब तक खामोश खड़ी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अदिति का घर टूटे, लेकिन ऋषि ने उसे चुप करा दिया। उसने कहा कि बहुत हो गई उसकी महानता, अब उसे अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। अनिरुद्ध को यह सब देखकर एहसास हुआ कि काश उसने भी कभी नूतन के लिए ऐसा साहस दिखाया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्शी ने आखिरी दाव खेलते हुए ऋषि को धमकी दी कि वह उसका करियर बर्बाद कर देगी। ऋषि इस धमकी पर हंस पड़ा। उसने कहा कि उसकी वर्दी उसे सच का साथ देना सिखाती है, न कि अपराधियों से समझौता करना। अदिति भी अब सच स्वीकार कर चुकी थी। उसने माना कि वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जो किसी और के आंसू पर खड़ी हो। ऋषि ने झनक की तरफ हाथ बढ़ाया। झनक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मां की डायरी को सीने से लगाते हुए ऋषि का हाथ थाम लिया। उसी पल अनिरुद्ध निढाल होकर बैठ गया। ऋषि और झनक बिना पीछे देखे बोस हाउस की दहलीज पार कर गए। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उनके दर्द को धो रहा हो। झनक ने महसूस किया कि आज उसकी मां नूतन की आत्मा को शांति मिली होगी। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दशकों पुराने अन्याय की हार थी। बोस हाउस, जो झूठी मर्यादाओं पर खड़ा था, आज उस सच के सामने कांप रहा था। ऋषि और झनक एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुके थे, जहां न डर था, न मजबूरी और न ही किसी झूठ का बोझ।